तब गांधी जी ने खुद कहा था कि जो आपका काम रहा वहाँ, उससे मुझे भी गर्वित है, सारे देश को गर्वित होना चाहिए। तो ये भी खुद महात्मा गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जो नेशनल स्पिरिट है वो बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ झलक दिया था। और इसलिए बाबा साहब का ये जो एंगल है वो भारत के वर्तमान इतिहास में ज़्यादा परिचित नहीं है या दबाया गया है। लेकिन विचारधारा ये है कि हिटलर जैसी अगर फैसिस्ट ताकतें दुनिया पर हावी होगी तो लोकशाही शासन और समाज व्यवस्था इसके लिए बड़ा खतरा है। और बाबा साहब ने भी वही लाइन ली थी कि किसी भी कीमत पर मानव अधिकार का हनन करने वाले फैसिज्म को, हिटलरिज्म को या नाजिज्म को भारत में किसी भी तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भारत का संविधान निर्माता मिला और वो एक ही भाषण, वो टर्निंग पॉइंट है बाबा साहब का कि भाई समय आने पर हमें सबको छोटे छोटे वाद विवाद को भूलकर एक आज़ाद नए भारत की पुनर्निर्माण, उसका रिकंस्ट्रक्शन करने में हमको एक होना पड़ेगा। ये व्यापक कंस्ट्रक्टिव बाबा साहब का दृष्टिकोण, ये उनके नेशनलिज्म के रास्ते पर एक बड़ा माइलस्टोन है। तो बाबा साहब इस विचार के थे कि इनको आज़ादी देने का कोई मतलब नहीं, अंग्रेज की अगर इसके पीछे कोई चाल है तो उसको सफल नहीं करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। और वो इसीलिए ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन कि किसी भी कीमत पर जितने भी राजा महाराजा है उन्होंने भारत के संघ राज्य में शामिल होना चाहिए और इनको करवाना ही चाहिए। वोट का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा कौन बनेगा ये तय था। तो इसलिए संविधान के एक ही झटके ने भारत के समाज को 5-10 हजार साल की गुलामी से एकाएक उठाकर 26 जनवरी 1950 के दिन दूसरी तरफ रखा, जिसको फैसिज्म कहते हैं। वो दुनिया के ऊपर थोप रहे थे, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा था। लोकतंत्र संपुष्ट होना यह तय था, इसीलिए हिटलर को विरोध किया गया। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त की देश की आजादी की मंगल कामनाएं। और आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश माने सर है। सर के बारे में आप सब जानते हैं, संविधान तज्ञ हैं, विचारक है, साहित्यिक है, लेखक है, एक अच्छे वक्ता है और बीआरएसपी के अध्यक्ष हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आज जब देश अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, हम एक आजाद मुल्क में सब पैदा हुए लोग हैं और ऐसे समय में हम लोग हमारे जो महानायक हैं उनको याद करते हैं और विशेषतः डॉक्टर आम्बेडकर के संघर्ष को और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो उन्होंने एक विजन रखा था देश के संदर्भ में कि देश में समानता, व्याप्त जो असमानताएं हैं वो कैसे दूर हो, एससी एसटी ओबीसी या महिलाओं को न्याय कैसे मिले, अल्पसंख्यकों को न्याय कैसे मिले, इसकी उन्होंने काफी एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बनाया, पॉलिसीज बनाई और जिसके आधार पर एक देश चल रहा है। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी, प्री इंडिपेंडेंस में भी उन्होंने काफी कुछ संघर्ष किया था। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जब वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और जब वहां उन्होंने एक आजादी की आवाज बुलंद की थी, तब उनसे गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। तो वो कैसा सिनेरियो था? शुक्रिया अमन जी। सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन है। सभी हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं और भारत की आज़ादी, भारत का रिपब्लिक चिरायु हो। जैसे आपने कहा कि आज़ादी की मांग को लेकर कई इतिहासकारों को अपने अपने अलग अलग व्यू बनाए। कोई कहता है कि गांधी जी ने आवाज़ उठाई, कोई और कहता है किसी और ने उठाई। लेकिन जो आपने रेफरेंस को जिक्र किया, असलियत में 1930, 31 और 32 को जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें बाबा साहब के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सेदारी रही। गांधी जी सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे और बाद में वो तीसरी को नहीं गए और पहले में भी नहीं थे। फिर गांधी अकेले नहीं गए थे, वो कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, तो कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना फर्स्ट राउंड टेबल में था ना थर्ड राउंड टेबल में था। एक्चुअली जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी
वो देश में आगामी राजनीतिक कानूनी ढांचा किस तरह से होगा, राइट। जिसके आधार पर भविष्य का भारत खड़ा रहेगा, इस बारे में वो गहन चर्चा का मुद्दा था। और अंग्रेज समझ चुके थे आज नहीं तो कल देश को छोड़ना है। Yes. तो एक तरह से यहाँ के नेटिव स्टेट्स, रूलर लीडर, इनको समझने का मौका और समझकर पॉलिसी बनाने का मौका, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पीछे उनका था। उसी के साथ ही जो भी बाबा साहब जैसे लीडर थे या भारत के जो राजा महाराजा थे उनके लीडर थे, या अलग अलग दलों के थे, सिखों के थे, मुस्लिम लीग के थे, उनको भी एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा मंच मिला था ताकि वो अपनी भूमिका रखे। और तब बाबा साहब ने अछूतों के बारे में एक विस्तृत भूमिका रखी। और वो भूमिका रखने के बाद अंग्रेजों को भी सुनाया कि आपने कोई भी शासन पद्धति देने और हम लोगों ने एक्सेप्ट करने, ये दिन चले गए, अब ये खत्म हो गया, वो जमाना नहीं रहा। इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, हम अपना आपस में देख लेंगे। अच्छा, उस समय उन्होंने कहा था। तो ये 1930, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो ये बाबा साहब ने अंग्रेजों को साफ तौर पे कहा था कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते तो आप यहाँ से चले जाओ, हम आपस की बातें हैं, चाहे अछूतपन का निर्मूलन हो या आजादी का मामला, तो हम अपना देख लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। और यही सेंटेंस यूज किया था कि आपने कोई संविधान देना या कुछ देना और हमने लेना, इसका युग अब समाप्त हो चुका है। तो भले वो असलियत में 42 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, लेकिन बाबा साहब ने ये पहली बार जिक्र किया था कि अंग्रेजों को ये मुल्क छोड़ना चाहिए। और इस बात को ही भारत के वर्तमान या उसके कंटेम्पररी जो हिस्टोरियन थे, इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन आपने जो किया कहा कि गांधी जी खुद इससे इम्प्रेस हुए थे। और जब बाबा साहब और उनकी जब मुलाकात हुई, ये पूना पैक्ट के पहले मुंबई में हुई थी, मणि भवन में, तब गांधी जी ने खुद कहा था कि जो आपका काम रहा वहाँ, उससे मुझे भी गर्वित है, सारे देश को गर्वित होना चाहिए। तो ये भी खुद महात्मा गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जो नेशनल स्पिरिट है वो बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ झलक दिया था। और इसलिए बाबा साहब का ये जो एंगल है वो भारत के वर्तमान इतिहास में ज्यादा परिचित नहीं है या दबाया गया है। तो ये जो नेशनल स्पिरिट का जो उनका आपने जिक्र किया कि उनके अंदर में जो नेशनल स्पिरिट थी, और उन्होंने उस वक्त 1930, 31, 32 के कॉन्फ्रेंस में सहभाग लिया और अंग्रेजों से 1 to 1 उस समय इस तरह से लोहा भी लिया। उसके बाद में कई ऐसे मौके भी आए। अगर हम 1942 का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, उस समय उन्होंने कहा था कि हमें अब आज़ादी जल्द मिलने वाली है, तो हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर में। तो वो किस तरह का सिनेरियो था? एक्चुअली जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो भारत की आजादी के संदर्भ में इसको ठीक तरह से समझने की जरूरत है। अच्छा। एक तो दूसरा जो विश्व युद्ध रहा वो तो हिटलर के खिलाफ वाला रहा। हाँ। तो एक तरफ नाजिज्म, एक तरफ फैसिज्म। तो ये फैसिज्म ताकते और दूसरी तरफ दुनिया की डेमोक्रेटिक ताकतें या लोकशाही शक्तियां। और उस समय इंग्लैंड भले भारत में हुक्मरान था, लेकिन उस इंग्लैंड का समर्थन कई कांग्रेसी नेताओं ने किया था। जी हाँ। गांधी जी ने खुद किया था, कई सारे कांग्रेसी नेताओं ने किया था, अन्य सारे नेताओं ने किया था कि भाई ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध है वो ठीक है, कुछ चंद देशों का तो है, लेकिन विचारधारा ये है कि हिटलर जैसी अगर फैसिस्ट ताकतें दुनिया पर हावी होगी तो लोकशाही शासन और समाज व्यवस्था, इसके लिए बड़ा खतरा है। और बाबा साहब ने भी वही लाइन ली थी कि किसी भी कीमत पर मानव अधिकार का हनन करने वाले फैसिज्म को, हिटलरिज्म को या नाजिज्म को भारत में किसी भी तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हालांकि यहाँ थोड़े सुभाष बाबू जी थोड़े अलग रास्ते पर चले गए थे। उनकी भी शायद उनके साथ मीटिंग का कुछ वही ये, क्योंकि सुभाष बाबू थोड़े हटकर चले गए थे। और सुभाष बाबू की ये ओपिनियन रही कि
जब अंग्रेज ही मुश्किल में है हाँ तो आज़ादी को थोड़ा ज़्यादा जल्दी प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। हाँ लेकिन ये बाकी जो नेशनल लेवल के लीडर है, चाहे गांधी जी के लेवल पे हो, कांग्रेस के लेवल पे हो और बाबा साहब के लेवल पे, तो बाबा साहब ने भी इसी को ही इंडोर्स किया था कि हिटलर या नाजी, ये जो उनका अलायंस बन चुका है दूसरे विश्व युद्ध में, वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए खतरा है, राइट फैसिज्म का खतरा है। और इसलिए इस खतरे का विरोध करने के लिए इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। ओके और कई सारी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, कांग्रेस द्वारा भी रिक्रूटमेंट हुई थी, हाँ बाबा साहब ने ऐसी कोई रिक्रूटमेंट तो नहीं की। हम्म, हालांकि वो 42 में मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में कोई रिक्रूटमेंट जो होती है फौज की, वो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। ये कांग्रेस के माध्यम से हुई थी, लेकिन अंबेडकर ने इसमें कोई, बाबा साहब का कोई रोल नहीं था। तो बाबा साहब की यहाँ बात एक समझना चाहिए कि फैसिज्म एक विचारधारा है राइट जो प्रजातंत्र के लिए खतरा है, हाँ उसको देश के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने लोग फैसिज्म के अंदर नहीं आने चाहिए। यही कुल मकसद बाबा साहब का था। तो उसमें डेमोक्रेसी और फैसिज्म दोनों में एक जी, संघर्ष छिड़ा हुआ था, इसलिए वो उन्होंने चाहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें सबको पता है हाँ कि हिटलर सत्ता पे आया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, यस लेकिन सत्ता में आने के बाद जो ऑटोक्रेट बने, हाँ एकाधिकार शाह बने, या फैसिज्म का जो उन्होंने लाया, एक तरह का आतंक, चाहे वो जूत के खिलाफ हो या और किसी के खिलाफ हो। लेकिन एक हिटलर में, अपने एक जर्मनी में एक अलग रेस है, फिर वो सुपीरियर लेवल की है ना। तो फिर बाकी लोगों को वहाँ कोई रोजगार नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। ये जो उनका एकाधिकार शाही का एक तरीका रहा, तो ये एकाधिकार शाही को, क्योंकि ये पीरियड है मिड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का मध्यान्ह पीरियड है, जब लोकशाही की जड़ें देश में मजबूत हो रही थी, कई देशों में मजबूत हो रही थी। और इसलिए हिटलर का आक्रमण या मुसोलिनी का या नाजिज्म का, ये लोकशाही के ऊपर सीधा सीधा हमला था। और जो लिबरल डेमोक्रेट थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो लिबरल डेमोक्रेट लोगों से उसका विरोध होना स्वाभाविक था। बाबा साहब ने वो नेचुरली किया। बिल्कुल, यहाँ पे एक नेशनल इंटरेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब का जो एंगल है वो आपने दिखाया। इसके बाद से 42 से लेके 48 तक का जो सिनेरियो आता है देश में, उस समय उनके क्या नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट रहे हैं? एक देखो, इसमें एक माइलस्टोन स्टेप है बाबा साहब का संविधान सभा का पहला भाषण, ओके जो मुझे लगता है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। और मुझे लगता है बाबा साहब का जो भाषण है वो 17 या 18 दिसंबर को है, ओके 1946 को, शायद 18 का हो सकता है। ओके और उस भाषण में बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है उसमें क्लियर हुआ है। और वो इस तरह से उन्होंने रखा कि भाई, आज हम अलग अलग राउटी में बिखरे हुए लोग हैं, तंबू में बिखरे हुए लोग हैं, एक एक उस अपने अपने तंबू का नेता है। मैं भी एक तंबू का नेता हूँ, ये उन्होंने खुद के बारे में कहा। अपने बारे में भी उस भाषण मैं भी एक तंबू का नेता हूँ। लेकिन जब आजादी मिली है तो हमें सबको अपने अपने तंबू को भूलकर एक नई राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और समय आने पर हम सारे इकट्ठे होंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। ये जो बाबा साहब का एक बहुत विशाल नजरिया वाला जो स्पीच है, मुझे लगता है संविधान सभा में कांग्रेस का रवैया बदलवाने के लिए ये भाषण, ये जो भाषण है वो माइलस्टोन है। क्योंकि तब तक कांग्रेस बाबा साहब को अलग नजरिए से देख रही थी। तो उनका दृष्टिकोण ये था कि ये नेशन इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी बात को, अछूतों की बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो जो भाषण है कि समय आने पर हमें सबको एक होना पड़ेगा, ये जो बाबा साहब की वहाँ भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को लेकर कांग्रेस आश्वस्त हो गई
दो बारे में। एक कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाएंगे, यस, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि एक तरफ अगर मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही है, तो अंबेडकर कहीं अपनी अलग स्टेट अलग कोई मांग लेकर आते हैं क्या, देश की बात कर सकते हैं। तो ये खतरा बहुत से लोगों को लग रहा था। लेकिन उनका जजमेंट बाबा साहब को लेकर गलत रहा, हमेशा पहले भी गलत रहा। वो समझ नहीं पाए, क्योंकि बाबा साहब अपने ह्यूमन राइट के डिमांड्स के ऊपर वो पक्के रहे। वो पक्के रहे, बेसिक राइट्स के ऊपर पक्के रहे। लेकिन कई लोगों ने इसको ही थोड़ा अलग ढंग से समझकर कि भाई मौका आने पर, जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ही में फॉलो सम अदर पाथ, इस तरह की धारणा जो बनी थी, अब उस धारणा को बाबा साहब के इस भाषण ने छेद दिया, और इसी भाषण से पूर्ण संविधान सभा प्रभावित हुई। और मैं तो दावे के साथ एक संविधान का अभ्यासक होने के नाते ये जरूर कहता हूँ कि संविधान का बनाने का जो जिम्मा था, शायद कांग्रेस वालों को, नेहरू, गांधी, पटेलों को, गांधी खैर संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन पटेल तो थे, राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू थे, उनको शायद वही भारत का संविधान निर्माता मिला। और वो एक ही भाषण, वो टर्निंग पॉइंट है बाबा साहब का, कि भाई समय आने पर हमें सबको छोटे छोटे वाद विवाद को भूलकर एक आजाद नए भारत की पुनर्निर्माण, उसका रिकंस्ट्रक्शन करने में हमको एक होना पड़ेगा। ये व्यापक कंस्ट्रक्टिव बाबा साहब का दृष्टिकोण, ये उनके नेशनलिज्म के रास्ते पर एक बड़ा माइलस्टोन है कि ये कितने पेट्रोइट थे या कितने नेशनलिस्ट थे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि उनका जो एक देशभक्ति का जो रवैया इस भाषण में उन्हें दिखाया। तो मैं बार बार इस बात में सोचता हूँ हमेशा कि बाबा साहब ने काफी जख्म खाए हैं, काफी यातनाएं झेली है, काफी दर्द झेले हैं, काफी लोगों ने कई टीका टिप्पणी की है, और केवल उनका ही नहीं, तो सारे समाज के ऊपर वो एक जितना भी उस समय का शेड्यूल का समाज था, उन्होंने काफी दर्द झेले हैं और सदियों से झेले हैं। बावजूद इसके बाबा साहब के मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैंने अपना एक अलग देश बनाना चाहिए, जब जिन्ना उस रास्ते में चले गए थे? मैं यहाँ आपको दो मिसालें बाबा साहब की और नेल्सन मंडेला की देना चाहूंगा। बाबा साहब ने जात, अछूतपन, उसका जहर पी लिया। पी लिया था। नेल्सन मंडेला ने काले लोगों के, साउथ अफ्रीकन ब्लैक के खिलाफ, जिसको अपार्थाइड बोलते हैं, उसका जहर उन्होंने पिया। फिर भी दोनों लीडर की एक महानता है कि उनमें कभी रिवेंज वाला स्पिरिट नहीं रहा, चाहे बाबा साहब को, चाहे नेल्सन मंडेला हो, कि नहीं मुझे बदला लेना है या रिवेंज लेना है, या जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी उनको तकलीफ पहुंचाना है, ये उनके मन में कभी नहीं आया। और यही स्टेट्समैन की निशानी होती है। बाबा साहब वाज नॉट अ सिंपल लीडर इन अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, कि एक राजनीतिक नेता जैसे होते हैं वैसे बाबा साहब नहीं थे। बाबा साहब में एक स्टेटमैनशिप थी, और वो एक स्टेट्समैन होने के कारण कि उनको, उनके समाज को या अन्य लोगों को जो झेलना पड़ा, वो एक व्यवस्था का परिणाम है। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, इस व्यवस्था पर बैठे हुए लोगों को बदलना पड़ेगा। ये उन्होंने चारों तरफ से इंगित किया, उसको चिन्हित तो जरूर किया, डायरेक्ट किया, इंडिकेट किया, लेकिन इसके पीछे कभी बदले की भावना नहीं रही। और यही बाबा साहब की सोच जो है, वो देखो आपको 1927 के महाड टेम्पल आंदोलन में मिलती है। जब पानी का आंदोलन था, पानी पीने के अधिकार का आंदोलन था, तो बाबा साहब ने उसी समय 1927 में कहा था कि भाई हम अपने आप को अगर हिंदू मानते हैं, तुम भी हमको हिंदू मानते हो, तो हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें ये कर रहे हो तो हम ये करेंगे, तो रिटालिटेरियन या रिवेंज वाली है ना, ये भूमिका कभी भी बाबा साहब की जिंदगी में नहीं रही। चाहे वो 1927 का मामला हो, या नासिक के 30 का मामला हो, या संविधान सभा में सारी बातें उनके मुताबिक नहीं हुई। ये सच्चाई है, कुछ बातें नहीं हुई, इसके बावजूद वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए। उन्होंने
अच्छे चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं मानी। वो भी कॉम्प्रोमाइज उन्होंने अपने शर्तों पर किया। हाँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं कि जो आज हम समझते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब जो लोग समझते हैं कि दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना या उनको शरण जाना, ये बिना किए हुए संविधान सभा को समझाकर अपने बातें मनवाने का लोहा बाबा साहब के पास था, वो उन्होंने करवाया। लेकिन जो मैंने कहा कि ये जो लोगों को डर था कि कहीं वो दूसरे रास्ते पे ना जाए, क्योंकि 1942 में ही मुझे लगता है आवय बाबू के माध्यम से दलिस्तान का एक जो स्लोगन था डेवलप हुआ था। जब जय भीम का नारा डिस्कवर हुआ नागपुर में, तो आपका नाम क्या है तो जय भीम, देश क्या है तो दलिस्तान, तो ये पॉपुलर 42 में हुआ था। तो 46 मतलब 6 साल के बाद ही तो संविधान सभा का काम हुआ। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बाबा साहब बहुत ही ऊंची लेवल पे पढ़े लिखे होने के कारण, दुनिया में उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलने के कारण, वेस्टर्न कल्चर को समझने का मौका मिलने के कारण, उनमें जो उदार मतवाद और जो प्रगल्भता आई थी, उस प्रगल्भता और उदार मतवाद का ही परिणाम है कि वो जिना जिस रास्ते पे चले, उस रास्ते को उन्होंने अपने कभी मन में नहीं सोचा। हालांकि जिना ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि जिना को भी तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था आजादी के पूर्व, उसमें तो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बैरिस्टर करके बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना थे। जिना ने भी शुरू में पाकिस्तान का किसी वो रहमत अली नाम का छात्र था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे लंदन में, तो उन्होंने एक मैप बनाकर जिना के सामने रखा था, तो जिना ने उसको रिजेक्ट किया था। हालांकि जिना का पावर शेयरिंग फॉर्मूला अगर सफर होता यहाँ, तो शायद पाकिस्तान की तरफ जिना भी नहीं बढ़ते। तो इसमें दो तरह के परिणाम है, एक कांग्रेस की तरफ में भी और मुस्लिम लीग की तरफ पे भी। फिर उसका एक इमीडिएट कारण रहा जो यूनाइटेड प्रोविंस था उत्तर प्रदेश में, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। लेकिन जब सत्ता बनाने की बात आई तो कांग्रेस ने अकेले ने बनाई, मुस्लिम लीग को ठुकरा दिया। तो इसके ऊपर राम मनोहर लोहिया की एक अच्छी किताब है, पार्टीशन के गुनहगार कौन। तो ये पूरा कोई जिना का कसूर नहीं था, जिना को भी मजबूर कराया गया। लेकिन बाबा साहब का वो कभी भी नजरिया नहीं रहा, दृष्टिकोण नहीं रहा। बाबा साहब का हमेशा अपने वतन के ऊपर, एक राष्ट्र के नाम पर एक बहुत सारा हाईएस्ट लेवल का प्रेम होने के कारण ही पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले सारे अछूतों को ऐलान किया था कि आप वहां से यहाँ चले आ जाओ, वहां नहीं रहना, आपको भारत में आना है। तो बाबा साहब के आवाज पर कई सारे लोग वहां से चलकर यहाँ आए। फिर बाबा साहब ने एक खत लिखा था नेहरू को उस समय कि जो वहां नहीं रहना चाहता है उनका आने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, राइट हुए थे, कई लोगों की जाने जा रही थी, इसलिए वहां के अनटचेबल लोगों को यहाँ लाना, उनका इंतजाम करवाना, इसके लिए भी बाबा साहब ने बहुत कोशिशें की थी, क्योंकि वो इस देश को अपना देश मानते थे। और अपना देश मानकर ही संविधान सभा में जो उन्होंने प्रोसेसेस की है, उसमें जो आखिरी भाषण है उनका 25 नवंबर 1948 का 49 का जो आखिरी भाषण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको देश को लेकर कितनी चिंता है, देश में समता आएगी कि नहीं तो क्या होगा, लोकतंत्र रहेगी कि नहीं रहेगा तो क्या होगा, दबे कुचले लोगों को अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। एक तरफ का संविधान के माध्यम से देश को एक रिकंस्ट्रक्शन का जो कार्यक्रम संविधान कर्ताओं ने दिया, उसकी पूर्ति करना कितनी जरूरी है, और अगर पूर्ति नहीं हुई तो ये देश खतरे में आएगा, यहाँ का लोकतंत्र खतरे में आएगा। इस तरह की भविष्यवाणी साफ साफ संविधान सभा के अंदर अपने अंतिम भाषण में जो बाबा साहब ने की, तो अंतिम भाषण में बाबा साहब की चिंताएं सिर्फ उनके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब समाज को लेकर नहीं थी, बल्कि समूचे देश के लेकर, देश की संविधानिक कानूनी व्यवस्था को लेकर,
देश के नागरिकों के अधिकार को लेकर थी और इसके बारे में उन्होंने बार बार चिंताएं व्यक्त की। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देश को लेकर वो हमेशा चिंतित थे। जब एक संविधान सभा बनी थी और अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से प्रिंसली स्टेट को भी जो है उनका दर्जा बरकरार रहे ये बात रखी थी और लगभग भारत में 600 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे। तो बाबा साहब ने बहुत पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और अंग्रेजों को इस बात को जरा समझाएंगे। या क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने कहा कि अलग अलग समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव थे, राजा महाराजा के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि लगभग 700 के नजदीक राजा तो थे, राजा महाराजा थे, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो बाबा साहब तो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में थे। बाबा साहब की तब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी 1930-31 में, क्योंकि पहली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 37 की है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसी तरह सिखों का एक डेलीगेशन, मुस्लिमों का एक डेलीगेशन, वो सोशल लेवल पे डेलीगेशन थे। पार्टी के लेवल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थे, बाकी जो भी पार्टियां थी, हिंदू महासभा वगैरह, उनके थे। ये जो आपने कहा कि 3 प्रमुख स्टेक होल्डर थे कि ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले लोग, राजा महाराजाओं के इसमें रहने वाले लोग, और जो एक नेटिव इंडिया नाम का एक अलग ब्लॉक था, ये तीनों एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो राजा महाराजा थे, उनकी ये डिमांड थी कि हमको अपना अलग राजा महाराजा का किंगडम रखना चाहिए और यूनियन ऑफ इंडिया बनता है तो उसमें हमें बाध्य नहीं करना चाहिए कि हमें इसमें शामिल करवाया जाए। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो परिणाम आया, तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, ये राजा महाराजाओं को आजादी दी कि आप यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करो या नहीं करो, ये आपके ऊपर है। और इसका बड़ा विरोध हुआ। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया। इतना विरोध किया कि एक तरह से भारत की आजादी देना, लेकिन ये आधी अधूरी आजादी देने जैसा है, या राजा महाराजाओं का अंदर जो बहुत सारी प्रजा है उसमें बहुत सारे सभी तबके के लोग हैं, उनके ऊपर यह जुल्म जाती होगी, अन्याय होगा, वो लोग लोकतंत्र से डिप्राइव होंगे। ये कई सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल की, जैसे हैदराबाद के बारे में तो बाबा साहब ने शुरू में ही कहा था कि लीगल एक्शन करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर बाबा साहब की अलग भूमिका रही, जो हालांकि कांग्रेस, पटेल, नेहरू से अलग रही। तो बाबा साहब इस विचार के थे कि इनको आजादी देने का कोई मतलब नहीं, अंग्रेज की अगर इसके पीछे कोई चाल है तो उसको सफल नहीं करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। और वो इसीलिए ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन कि किसी भी कीमत पर जितने भी राजा महाराजा है उन्होंने भारत के संघ राज्य में शामिल होना चाहिए और इनको करवाना ही चाहिए। और तब वो लॉ मिनिस्टर शुरू में भी रहे 51 तक, तो उन्होंने इस बात को ही फ्रंट पे रखा। इसलिए मामला जम्मू कश्मीर का हो, मामले हैदराबाद का हो, या मामले और कुछ प्रदेशों का हो, तो बाबा साहब की ये दिले ख्वाहिश तमन्ना रही कि भारत का जो भी राष्ट्र बनेगा, देश बनेगा, उसमें ये सारे राजा महाराजा के क्षेत्र है वो लोकतंत्र के माध्यम से चलने के लिए इसमें शामिल होने चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। जबकि निजाम जो थे उनके काफी अच्छे मित्र थे और औरंगाबाद में बाबा साहब ने जो मिलिंद विश्वविद्यालय बनाया उसके लिए जमीन भी दान की थी, लेकिन बावजूद निजाम से दोस्ती अलग थी। लेकिन जब हैदराबाद स्टेट को सम्मिलित करने की बात आई तो उन्होंने लीगल एक्शन की बात की। इससे जैसे निजाम नाराज भी हुए थे और उनकी ट्रेन को भी जाने नहीं दिया था शायद हैदराबाद स्टेट में। एक तो बात है कि निजाम बाबा साहब को मदद तो करना चाहते थे, कुछ की भी है, क्योंकि निजाम के जो मंत्रिमंडल में 1-2 मंत्री थे वो बाबा साहब के चेले ही थे। हालांकि इस बात को भी याद रखना चाहिए कि निजाम के इलाके में बाबा साहब के मूवमेंट को इजाजत नहीं थी। अच्छा, हाँ, निजाम दोस्त थे, लेकिन निजाम का जो इलाका था उसमें बाबा साहब के सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को इजाजत नहीं थी। इसीलिए बाबा साहब की आज का जो मराठवाड़ा है ना, उसमें कोई सभा नहीं है। अच्छा, कोई सभा नहीं हुई, सभा नहीं हुई है। इवन आप ये जो उस्मानाबाद का बॉर्डर का एक गांव है, तड़वई नाम का गांव है,
तो उस गांव के लोगों ने बॉर्डर पे सभा की थी बाबा सभा साहब की थी, की, हाँ बिल्कुल। क्योंकि निजाम के इलाके में उसको इजाजत नहीं थी। हम्म, तो ये निजाम इंडिविजुअल लेवल पे मदद करना चाहते थे, क्योंकि उनके बीच में जो मैंने हैदराबादी अम्बेडकर जिसको कहा जाता है, बी वेंकटराव, हाँ वो वेंकटराव, एजुकेशन मिनिस्टर थे। राइट, तो उन्होंने वो मिलियन कॉलेज वगैरह जमीन दिलवाने के पीछे एक बड़ा रोल किया। अच्छा, लेकिन इनके बावजूद जैसे एक यूनिफाइड इंडिया बनाने की बात हुई, चल रही थी उस समय, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। हाँ बिल्कुल, इतना स्कैटर्ड इंडिया स्कैटर्ड जिसकी इंडिया कोई था उस समय, बाउंड्री नहीं है, हाँ कौन से सूबा रहेगा नहीं रहेगा, हाँ, कुछ नहीं है। क्लियर नहीं था कुछ, तो इन्होंने देखो संविधान के आर्टिकल 3 और 4 इसमें भी नए स्टेट बनाने का प्रावधान रखा है। अच्छा, इसीलिए सिक्किम देखो 71 72 में आया, हाँ गोवा 61 में आया। राइट, हाँ तो पुर्तगाल के पास संविधान था, बनाते वक्त भी ये ध्यान रखा, वो ध्यान रखा था हाँ कि कई सारे प्रदेशों को फिर आने वाले दिनों में इंडिया में शामिल करना पड़ेगा। राइट, तो ये भी एक दूरदृष्टि का परिचय है। बिल्कुल, बहुत से लोग संविधान की महानता नहीं समझते हैं, या जिनको जॉन्डिस हुआ है या हाँ, बीमारी है पीले हाँ, की, यस तो वो यस, तो बेचारे कभी नहीं जिंदगी भर समझेंगे। हाँ, या जो एक राष्ट्र की बात करने वाले देश में हाँ, अंधभक्त है, अंधभक्त है, हिंदू तो राष्ट्र वाले, जो भी हिंदू राष्ट्र वाले हैं या और कोई है, हाँ, ये अंधभक्त भी इस बात को नहीं समझते कि संविधानकर्ताओं के सामने देश बनाते वक्त सिर्फ देश की उस वक्त की सीमाएं नहीं थी, बल्कि जो प्रदेश भारत के अंदर था भी नहीं, अलग अलग राज्यों के अधीन था, अलग था। जैसे डच पोर्तुगीज के अधीन था, चाहे गोवा हो, पांडिचेरी हो, दीव दमन हो, सिलवासा हो, तो कई सारे इलाके, इनको भी नए राष्ट्र में शामिल करने का प्रावधान रखा। तो ये भी संविधान निर्माताओं के, खास करके बाबा साहब की ये दूरदृष्टि के, उस दूरदृष्टि को देश के लोगों ने आज भी सलाम करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये लीगल एक्शन वगैरह, तो इवन जम्मू कश्मीर के मामले में भी बाबा साहब नेहरू से सहमत नहीं थे। कोई अलग प्रावधान करने की जरूरत नहीं, इस भूमिका तक थे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार देना, ये बाबा साहब की लिबरल डेमोक्रेट के नाते भूमिका रही। और इसीलिए उन्होंने समय समय पर अपने भूमिका का पुरजोर, मतलब किसी की भीड़भाड़ न रखते हुए, संविधान सभा में रखा, बाहर भी रखा। बिल्कुल, जैसे कि आपने रिवेंज का जिक्र किया था, बाबा साहब तो बहुत कंपैशनेट हार्ट के भी थे, और वो विरासत उन्हें बुद्ध से मिली भी थी। तो जब रिवेंज की बात आई तो संविधान सभा में थे तो काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन बावजूद उन्होंने ट्राइबल्स के लिए राइट्स दिए, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बनाया, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को न्याय दिलाया। तो समूचे भारतवर्ष में जितने भी अभावग्रस्त जातियां थी या फिर जो असमानताएं में थी, उनको समानता में लाने का एक प्रयास किया। तो ये भी एक उनका नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म ही है। मैं आपको सीधे बताता हूँ कि भारत के संविधान ने 26 जून 1950 के पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उसको पूरा उल्टा करके रख दिया। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द होता है। हाँ, पहले बाकी बहुत से लोगों को अधिकार नहीं था, दे दिया। कुछ ही चंद लोग राज करते थे, वो हटा दिया। सभी को राज करने का मौका मिला। बस, तो रानी के पेट से राजा निर्माण होना, इस पूरे प्रक्रिया को बंद किया। हाँ, तो इसको क्या नसबंदी कह सकते, पॉलिटिकल नसबंदी कह सकते, ये पूरा कर दी। तो इससे काफी लोग तो नाराज होते ही थे। इतना ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि भारत का संविधान एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। ये एक राष्ट्रीय करार है, नेशनल एग्रीमेंट है, जिसको देश ने स्वीकार किया। और ये नेशनल रिकंस्ट्रक्शन जब कह रहा हूं, तो महिला की कोई वैल्यू नहीं थी, तो वैल्यू है। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार है। वोट का अधिकार नहीं था, तो वोट का अधिकार है। प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का अधिकार है। पहले गुलामी करनी पड़ती थी, गुलामी को हटाया। पहले अछूतपन पालन करना, अछूता का, तो ये धर्म की बात थी, अब उसको इलीगल करार घोषित किया। तो मल्टी लेवल पे जो
5,000 10,000 जो भी सालों की परंपराएं थी, उसको एक संविधान ने एक ही पल में रफा दफा कर दिया। अब रफा दफा कर लिया तो इसी से अंदाजा आता है कि ट्राइबल का तब तक कोई नेशनल लेवल के बड़े लीडर नहीं थे। हालांकि जसपाल सिंह मुंडा एक बड़े पावरफुल लीडर थे, लेकिन उनका जो इंटेलिजेंस था या जो मैनेजमेंट स्किल था, वो उसका सही इस्तेमाल वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो फॉरेन में ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे और उनकी कुछ पर्सनालिटी की लिमिटेशन रही। इसके बावजूद ट्राइबल के हक को, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था 9 तारीख को, 2 दिन 4 पहले, 9 अगस्त जब विश्व आदिवासी दिन होता है, कि संविधान की 5वीं या 6ठी सूची हो, एससी के बराबर सारे अधिकार एसटी को हो। इसके लिए कोई एसटी का आंदोलन नहीं था, कोई बड़ा एसटी का लीडर नहीं था। हालांकि कांग्रेस में एसटी के लीडर के तौर पर आसाम के एक बारदोलाई नाम के आदमी थे जो ब्राह्मण समाज के थे, और एवी ठक्कर बापा महाराष्ट्र के, तो इनका इस्तेमाल किया। कोई ट्राइबल को तवज्जो नहीं दी थी, इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। इस बात को भी बैरिस्टर जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खुलकर कहा था। अच्छा। और पूरे ट्राइबल देश के सिर्फ 5 मेंबर थे। अच्छा। 292 संविधान सभा के मेंबरों में 5 थे। उसमें जो शक्तिशाली थे वो नॉर्थ ईस्ट से थे। एक निकोलस रॉय थे और दूसरे ये जयपाल सिंह मुंडा। तो आज ट्राइबल आदिवासी समाज को राइट टू वोट से लेकर 5वीं 6ठी सूची तक जो अधिकार मिले, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं को अधिकार मिले, फिर संविधान को सप्लीमेंट करने वाला हिंदू कोड बिल है, क्योंकि बाबा साहब की भूमिका रही कि संविधान समता की बात करता है और समाज व्यवस्था अगर विषमता की बात करती है तो समाज व्यवस्था में महिला का जो स्थान है उसको बदलकर उनको अधिकार देना पड़ेगा, विषमता की व्यवस्था हटाना पड़ेगा। तो समता का संविधान और विषमता की समाज व्यवस्था ये कंसिस्टेंट नहीं है, और इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को अपने मंत्री पद को दाव पे लगाकर उसको आगे लाया। तो ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। ये रिकंस्ट्रक्शन है। चुनाव लड़ने का अधिकार हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो, कितने सारे ये जो पूरी भूमिकाएं उन्होंने अपनाई। चुनाव लड़ने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव लड़ने का अधिकार थोड़ा था, वोट का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा कौन बनेगा ये तय था। तो इसलिए संविधान के एक ही झटके ने भारत के समाज को 5-10 हजार साल की गुलामी से एकाएक उठाकर 26 जनवरी 1950 के दिन दूसरी तरफ रखा, और दुनिया में जो भी मॉडर्नाइजेशन के सोशल पॉलिटिकल मॉडल है उनमें भारत का स्थान पक्का किया। एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान है। बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच भी इस संविधान ने देश को दिया। लेकिन एक अंतिम सवाल पे यहाँ रुकना चाहेंगे कि जिस तरह उस समय आरएसएस ने भी संविधान का अपोज किया, बाबा साहब के खिलाफ मोर्चा भी निकला, आरएसएस के लोगों ने मोर्चा भी निकला, और आज वही लोग हैवी भी है देश में और बड़े शिद्दत से हिंदू राष्ट्र की बात होती है, और जो अधिकार प्रत्येक देशवासियों को मिले हैं वो शायद इस बारे में उतने अवेयर भी नहीं है। तो आप कैसे संदेश देंगे हमारे देश के लोगों को कि ये जो थॉट अभी जो डेवलप हो रहा है बड़े पैमाने पे, इसको कैसे रोका जाए? एक तो मैंने अभी पूर्व अपने 4-5 मुद्दों के पहले भी कहा कि 1942 में हिटलर को क्यों विरोध किया गया। हिटलर को विरोध इसलिए किया गया कि हिटलर एक विशिष्ट विचारधारा जिसको फैसिज्म कहते हैं वो दुनिया के ऊपर थोप रहे थे, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा था। लोकतंत्र संपुष्ट होना यह तय था, इसीलिए हिटलर को विरोध किया गया। आज वही समय आया है। पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सवाल कोई पार्टी का नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म अगर कोई बनता है इसी तरह का फैसिज्म लेवल का, तो वही आज मौका अपने देश में आने वाला है, आया है कि भाई नहीं, हम जैसे बताएंगे वैसे आपको चलना होगा, हम बताएंगे वैसे आपको खाना होगा, हम बताएंगे वैसे आपको कपड़े पहनने होंगे, लैंग्वेज से लेकर हम बताएंगे लैंग्वेज कौन सी, हम बताएंगे काम क्या करना है।
तो ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी में नहीं चलता। भारत की समाज व्यवस्था, यहाँ का सामाजिक ढांचा, ताना बाना, ये एक बड़ा म्यूजियम है और यहाँ म्यूजियम में हर एक की अपनी एक खूबसूरती है। उस खूबसूरती को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे और किसी एक वर्चस्ववादी कला को, संस्कृति को, भाषा को, रहन सहन को, अपनी विचारधारा को बाकी के लोगों के ऊपर थोप जाओगे तो फिर यही फैसिज्म के नजदीक जाता है। तो आज बाबा साहब होते तो भी इसका विरोध करते, या बाबा साहब के मानने वाले लोग इसी को विरोध करते। ये सिर्फ बीजेपी या अन्य इस विचार का सवाल नहीं है। अगर कांग्रेस ने भी यही इमरजेंसी के दौरान किया था, 1975-77 इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो लोगों ने उसका जम के विरोध किया था, क्योंकि वो भी एक तरह से फैसिज्म की विचारधारा थी। लेकिन आज थोड़ा संकट डीप गया, गहराया गया कि एक सेक्युलर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने कुछ लोग सोच रहे, कितना कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन बोल तो रहे हैं, उसकी भाषा तो स्थापित करने में लगे हैं। तो अगर सेकुलरिज्म का ढांचा, संविधान का गिराना या गिराकर वन नेशन वन रिलीजन इस मोड पे जाना, तो फिर भारतीय संविधान के ऊपर या लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और ऐसे जो भी करने वाले एंटी नेशनल तत्व है, राजनीतिक दल है, उसके ऊपर सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि इलेक्टरल मैंडेट जो 2019 में आया वो बीजेपी को इतना तो नहीं आया, वो तो माइनॉरिटी वाला आया, वो तो माइनॉरिटी वाला है। मैं राजनीति की यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम बहुत बड़े मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि बीजेपी को क्यों नहीं बहुमत मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि देश के लोगों को अच्छा नहीं लगा। या मॉडरेट हिंदू भी बड़ी भारी संख्या में है, मॉडरेट हिंदू को एग्रेसिव हिंदू पसंद नहीं है। मॉडरेट हिंदू यह समझता है कि मेरा पड़ोसी मुसलमान है, मेरा पड़ोसी बुद्धिस्ट है, सदियों से हम इकट्ठे रहे, हमें आगे भी इकट्ठा रहना चाहिए। और एग्रेसिव हिंदू क्या कहता है कि मेरा मुसलमान पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ये बुद्धिस्ट है, मेरा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट इंडियन सोसाइटी में है। हालांकि वर्तमान समय में ये एग्रेसिव हिंदू की आवाज सरकार के माध्यम से बड़े शोर शोर से सुनाई दे रही है। मॉडरेट हिंदू हमेशा साइलेंट होता है। और ये मॉडरेट हिंदू है ना, चुनाव के समय में फिर अपनी ताकत दिखाता है। और भारत में आप 1951 से लेकर 2024 तक या हुकुमशाह बनने के रास्ते पर जो भी चलता है, जनता उसको गिराती है। भले भारत की जनता, यूरोप की जनता इतनी वाइस नहीं है, लिटरेट नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, लेकिन एक जो लोकतंत्र का जो एक जज्बा होता है वो जनता के बीच में उतर आया है। और इसीलिए भारत में कितनी भी ऐसे ताकतें अपने आप को स्थापित करने में लगेगी तो उनके हाथ में असफलता के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें सर ने कही है कि असफलता के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। भारत का जो ताना बाना है, जो विविधता है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और देश का ये जो नेचर है, सभी लोग मिलकर यहाँ पे रहते हैं, इस पे कोई धर्म थोपा नहीं जाना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उनके देशभक्ति के संदर्भ में बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से सर ने अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू सभी के लिए एक मिसाल भी है, एक माइलस्टोन भी है कि बाबा साहब का एक अलग नजरिया जो था वो बहुत डीपली, बहुत अच्छे तरह से सर ने समझाया। सर, आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।